2.5 साल काफ़ी डिफ़िकल्ट भी थे, क्योंकि काफ़ी सारी स्लीपलेस नाइट्स हुआ करती थी, नहाने नहीं मिलता था 9 तक के। हर किसी को एक ना एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम हुई थी कि इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ पीपल जिनको डील करता है। इट इज नेक्स्ट टू धारावी, जो आपने सुना होगा, या धारावी जो स्लमडॉग मिलियनेयर में बताया गया। यंग गर्ल्स जो कि आजकल हार्मोनल इम्बैलेंसेस, पीसीओडी, इरेगुलर साइकिल्स। उसके बाद आती है प्रेगनेंसी की जर्नी, तो उसमें हम प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग कैसे करें, प्रेगनेंसी के दौरान किन चीज़ों का ध्यान रखें, बच्चा हो जाने के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखें, ग्रोथ पैटर्न जो होता है, फेस पे हेयर आना, बेड के एरिया में, मुस्टैच के एरिया में, या फिर बॉडी पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना, या ज़्यादा एक्ने आना, पिंपल आना, ये सभी साइंस। 20% पेशेंट्स जो हमारे ओपीडी में प्रेजेंट करते हैं, एटलीस्ट 20% गर्ल्स विमेन दे सफर फ्रॉम पीसीओडी, एंड दिस इज अ कॉमन मिसकंसेप्शन। जिन बातों पे हमें ध्यान देना है उन्हें मैं यूजुअली 4 कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ। पीसीओडी पीसीओएस ओनली सिर्फ फैटी गर्ल या फैटी वुमेन्स में ओबेसिटी के कारण होता है, या फिर ये पतली लड़कियों को भी हो सकता है? पीसीओडी जो है और पीसीओएस, अगर इसका इलाज अगर टाइम पे नहीं किया जाए तो क्या ये आगे चलकर डायबिटीज या कैंसर का भी खतरा बन सकता है? अच्छा, चेक में रखें। अगर आपने आज कंट्रोल कर लिया है लेकिन 1 साल 2 साल खुद से एक्सरसाइज करके फिर गिव अप कर दिया, कि जैसे मैंने कहा कि आफ्टर 30 एंड आफ्टर 35 इट गेट्स रियली डिफिकल्ट। जैसे आजकल हमारे पास काफी गर्ल्स आती हैं, लेडीज आती हैं जो कि मैरिज हो रही है 30 के बाद, उसके बाद डॉक्टर वी आर नॉट रेडी। एग फ्रीजिंग क्या होता है और ये कॉमन लोग कैसे इसको समझ पाए कि ये क्यों जरूरी है? अगर वो तो IVF तो एक लास्ट स्टेप है, पर उससे पहले भी काफी चीजें पॉसिबल है विदाउट रिक्वायरिंग IVF, जिसमें आपके कैंसर स्क्रीनिंग। तो कैंसर स्क्रीनिंग जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 21। इनके बारे में बताया तो बहुत सारे लोगों को आई थिंक ये वैक्सीन के बारे में नहीं पता होगा। देखिए, सर्वाइकल कैंसर अभी इकलौता कैंसर है जिसके अगेंस्ट ना ध्यान रखती हूँ डॉक्टर, फिर भी मुझे इन्फेक्शन क्यों हो गया, तो किन कंडीशंस को हम लैप्रोस्कोपी से ट्रीट कर सकते हैं, ये जो भी कंसर्निंग माई फर्टिलिटी। तो काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स हुए, IUIs, IVF, सब कुछ फेल हो गया। उसके बाद मैंने नेचुरली कंसीव किया। क्या आपको भी लगता है कि हर महीने होने वाला वो असहनीय दर्द और ये लगातार बढ़ता हुआ वजन सिर्फ थकान या तनाव के कारण होता है? तो संभल जाइए, ये आपके शरीर की पुकार है जो पीसीओडी या इनफर्टिलिटी जैसे गंभीर खतरों की ओर भी इशारा कर सकती है। एक कड़वा सच ये है कि 70% ऑफ इंडियन वुमेन अपनी गंभीर बीमारियों को सिर्फ मामूली समझकर तब तक नजरअंदाज करती हैं जब तक कि बात हाथ से ना निकल जाए। लेकिन आज हम उन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो अक्सर बंद कमरों में भी नहीं पूछे जाते। आज हमारे साथ हैं स्पर्श हॉस्पिटल के गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरी, जो नागपुर की सादगी और बेंगलोर की हाई क्लास टेक्नोलॉजी के अपने अनुभव से आज हमें बताएंगे क्या प्रेगनेंसी में माँ का स्ट्रेस बच्चे के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालता है, क्यों जिम और डाइटिंग के बाद भी वजन कम नहीं हो रहा, और स्पर्श हॉस्पिटल की वो कौन सी जादुई टेक्नोलॉजी है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मयूरी, जो कि स्पर्श हॉस्पिटल बैंगलोर में काम करती हैं। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर मयूरी से और उनका स्वागत करते हैं अपने इस चैनल सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया पर। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर मयूरी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। थैंक यू, इट्स माय ऑनर। डॉक्टर मयूरी, आप पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए। हु इज डॉक्टर मयूरी? So I am Dr. Mayuri Parak. I am a consultant obstetrician and gynecologist and a laparoscopic surgeon in Sparsh Hospital, Sarjapur Road. So before this I was associated with Manipal, but I have recently joined Sparsh Hospital in Sarjapur Road. तो मेरी specialities है including from the adolescent age group से लेके जो यंग लड़कियां होती हैं मेनोपॉज तक के, और मेनोपॉज के बाद जो बूढ़ी महिला होती है वहाँ तक की सारी महिलाएं की प्रॉब्लम जो भी है वो सब मैं डील करती हूँ। यंग गर्ल्स जो कि आजकल हार्मोनल इम्बैलेंसेस, पीसीओडी, इरेगुलर साइकिल्स। उसके बाद आती है प्रेगनेंसी की जर्नी, तो उसमें हम प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग कैसे करें, प्रेगनेंसी के दौरान किन चीज़ों का ध्यान रखें, बच्चा हो जाने के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखें। उसके अलावा जो हमारी नॉर्मल साइकिल है, नॉर्मल साइकिल क्या होती है, उसमें एबनॉर्मलिटी क्या होती है, कब हमें ध्यान रखना है कि ब्लीडिंग एबनॉर्मल है या पेन एबनॉर्मल है, किन बातों का ध्यान रखना है, हाइजीन का ध्यान कैसे रखना है, बेसिकली गायनिकोलॉजिस्ट के पास कब जाना है, इन्हीं सब चीज़ों में मैं आपको आज अवेयर करूंगी। एंड मेरी स्पेशलिटी लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज में भी है, जो कि की होल सर्जरी होती है, उसके बारे में भी मैं आज आपको थोड़ा अवेयरनेस दूंगी। तो आज हम आपसे बहुत सारी डिटेल्स लेने वाले हैं और बहुत सारी नॉलेज गेन करने वाले हैं, जो कि मतलब डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में वुमेन्स के लिए बहुत ही काम आने वाली हैं। सो थैंक यू सो मच मयूरी। मयूरी, आप जरा अपनी जर्नी बताइए कि कैसे आप डॉक्टर बनी और क्या इंस्पिरेशन थी, किसने आपको इंस्पायर किया डॉक्टर बनने के लिए? तो इंस्पिरेशन तो मेरे फादर ही थे।
जो कि शिरडी से बिलोंग करते हैं एंड काफ़ी नॉर्मल फैमिली से आए थे। 6th स्टैंडर्ड में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। घर छोड़ के अकेले वो शिरडी से नागपुर आए। उन्होंने अपना स्ट्रगल करके ही बिकेम अ डॉक्टर, बट ही कुड नॉट डू, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाए थे। ओके। तो इसी वजह से उन्हें हमेशा लगता था कि मेरे बच्चे बड़े डॉक्टर बने, और उनका स्टडीज पे ज़्यादा फोकस हुआ करता था। तो MBBS मैंने नागपुर से किया है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा मुंबई से हुआ है, लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज, विच इज सायन हॉस्पिटल, जो कि इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ पीपल जिनको डील करता है। इट इज नेक्स्ट टू धारावी, जो आपने सुना होगा। धारावी जो स्लम डॉग मिलियनेयर में बताया गया था। वहाँ पे वर्कलोड बहुत ज्यादा है। वहाँ से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ था। सो वो 2-2.5 साल काफी डिफिकल्ट ही थे कि काफी सारी स्लीपलेस नाइट्स हुआ करती थी। नहाने नहीं मिलता था दिनों तक के। बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड बीइंग मतलब सारी जो फीमेल डॉक्टर्स आती थी, डिस्पाइट हम गायनेकोलॉजी में पीजी कर रहे थे, बट हर किसी को एक ना एक पॉइंट पे कुछ न कुछ पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि वर्क स्ट्रेस इतना ज्यादा हुआ करता था कि तो मुझे खुद 1 साल तक पीरियड नहीं आया था। Oh my God. Yes. So after finishing my post graduation in gynecology, I came to Bangalore. Okay. And then मैं न्यूली मैरिड थी एक्चुअली। जब मैंने ज्वाइन किया था, वो खत्म होने के बाद फिर मैंने सोचा खुद की प्रेगनेंसी जर्नी पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। अच्छा। कुछ चेकअप कराए एंड फिर उसमें था काफी सारी एबनॉर्मलिटी निकली, जो कि मैंने अपनी बॉडी में इग्नोर की। एंड देन फर्टिलिटी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। ओके। काफी कुछ मुझे खुद भी फेस करना पड़ा था कंसर्निंग माय फर्टिलिटी। तो काफी सारे ट्रीटमेंट्स हुए, IUIs, IVF, सब कुछ फेल हो गया। उसके बाद मैंने नेचुरली कंसीव किया एंड पिछले कुछ साल वाज अबाउट दैट, बट अभी नाउ आई एम फुली फोकस्ड in providing health care to women. So now my main aim is कि मैं जो भी मेरे patients आते हैं मेरे पास, जो भी मेरी ladies होती हैं, तो उन्हें मैं अपना बेस्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट ट्रीटमेंट दे पाऊँ। एंड ऑन टू अ सर्टेन एक्सटेंट मैं खुद गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो सफर कर चुकी हूँ। राइट। तो मैं बहुत ज्यादा अपने पेशेंट से रिलेट कर पाती हूँ in every aspect, be it I had PCOD when I was a teenager, and then I had endometriosis, adenomyosis, infertility. I have undergone laparoscopic surgeries myself, a cesarean section myself. So जब भी कोई पेशेंट आती है तो मैं उनसे पर्सनल लेवल पे काफी कनेक्ट कर पाती हूँ। ऑलरेडी आपने इतनी सारी चीजें सफर कर चुकी हैं, आप बहुत इजी तरीके से रिलेट कर पाती होंगी। सो डॉक्टर मयूरी, डॉक्टर्स को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यार वो तो खुद ही डॉक्टर हैं, वो ऑलरेडी हेल्दी है और सब कुछ फॉलो करते होंगे, तो उन्हें तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे मतलब नॉर्मल ऐसे देखने से लगता है हमारे पर्सपेक्टिव से। बट आप लोग भी एज ए डॉक्टर भी आप लोग इतना सफर करते हो, और मतलब ऑब्वियस है एज ए ह्यूमन बीइंग तो, बट मतलब नॉर्मली देखने में ऐसा नहीं लगता, या फिर हम नहीं समझ पाते कि डॉक्टर की लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है। सो जैसा कि आपने बताया मयूरी, स्लीपलेस नाइट होती थी और फिर कितने दिनों तक आप लोग वैसे ही लगातार काम करते रहते थे, बिल्कुल हाइजीन के नाम पे भी आप लोग को इतना टाइम नहीं मिलता था बाथ लेने का। तो ये सारी चीज़ें तो मतलब डॉक्टर तो खुद इतना हाइजीन के बारे में बताते हैं, हेल्थ रिलेटेड चीज़ें बताते हैं, और फिर बीइंग एज ए डॉक्टर और या फिर वो स्टडी के दौरान आप लोग को वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक्चुअली देखा जाए तो इंडिया का जो सिस्टम है ये इसी तरह से बना है, स्पेशली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहाँ पे रेसिडेंट डॉक्टर्स के लिए फैसिलिटीज अच्छी नहीं होती है। तो हम जब जाते हैं, जब मैं सायन हॉस्पिटल लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज जब मैंने ज्वाइन किया था, मेरे साथ जो मेरे बैचमेट्स के, हमें पहले 6 महीने में एक रूम भी अलॉट नहीं हुआ था हॉस्टल में। तो हम लोग वार्ड में ही रहते थे, वार्ड में अपना छोटे से बैग में अपना जरूरत का सामान रख के वही नहाते थे, वही वॉशरूम हो जाता था। खाना भी कई बार खाने मिलता था, कैंटीन कई बार नहीं जाने मिलता था। पर जो हमारे पेशेंट्स थे, जो कि मेजॉरिटी धारावी की स्लम पॉपुलेशन से आते थे, इतने व्हाट टू से, इतने केयरफुल लोग थे कि वो देखते थे हमें कि ये दिन भर वार्ड में काम कर रहे हैं, बिना सोए बिना खाए। कई बार वो हमारे लिए अपने घर से खाना लेकर के आ जाते थे। तो ये हमें बहुत टच करता था उस टाइम पे कि हम लोग इस कंडीशन में काम कर रहे हैं, एंड जो हमारे पेशेंट्स है वो इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं।
बट ह्यूमैनिटी इतनी मेंटेन थी कि वो लोग भी हमारा ध्यान रखते थे। ओह वेरी नाइस। तो डॉक्टर मयूरी, आपने आप धारावी के साथ बहुत क्लोजली काम किया है, तो आप उसके बारे में जरा बताना चाहेंगी? वो एक इंडिया का बिगेस्ट स्लम है, यू नो, इट्स द बिगेस्ट स्लम इंडिया में जो है। एंड लोग जिस कंडीशन में रहते हैं, ऑब्वियसली यू नो पुअर है, काफी लेडीज को बेसिक हेल्थ केयर भी नहीं मिलता है। कई बार लेडीज आ जाती थी जो पूरा 9 महीना प्रेगनेंसी में कहीं किसी डॉक्टर को दिखा नहीं पाई हैं, सीधे डिलीवरी के दौरान वहाँ हॉस्पिटल में आ जाती थी। तो वो सब था जो आई थिंक एटलीस्ट नाउ अभी ये जो मीडियम है हमारे पास, इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, सो आई थिंक कहीं ना कहीं इट्स अ गुड थिंग कि अवेयरनेस काफी बढ़ गई है लेडीज में, इवन इफ दे आर अफोर्डेबल और नॉट। इतनी नॉलेज मैं चाहती हूँ कि मैं उनको प्रोवाइड कर सकूं कि कोई भी एबनॉर्मलिटी अगर है एटलीस्ट कि कुछ गलत हो रहा है बॉडी में, तो उन्हें वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। एंड व्हेन अटेंशन इज नीडेड, यू नो व्हेन टू विजिट अ डॉक्टर, एटलीस्ट दैट शुड बी नीडेड। एंड यू नो, जैसे यू आर अ वुमन, आई एम अ वुमन, या राइट, हम हमारी फैमिली लाइफ में अपने बच्चों और अपनी फैमिली में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। बहुत अच्छा डॉक्टर मयूरी। और फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि ये पॉडकास्ट आपके लिए इतना हेल्पफुल और इतना इन्फॉर्मेटिव हो कि आप बहुत सारी नॉलेज डॉक्टर मयूरी से लेके जाएं। और ये मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों पे आज हम बातें करेंगे जिनके बारे में ओपनली जनरली लोग नहीं बातें करते हैं, बट हमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए। डॉक्टर मयूरी, आजकल की फास्ट पेस्ड लाइफ में वुमेन्स और गर्ल्स में बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो आप इसके बारे में बताइए जरा। बिल्कुल। तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम जो लाइफस्टाइल में वो नहीं है, इनडायरेक्टली हमारी जो लाइफस्टाइल है इसमें हमारा सब कुछ पैटर्न डिस्टर्ब हो चुका है। हमारा डाइट, हमारा एक्सरसाइज कुछ नहीं कर पाते हैं, टाइम पे ऑफिस पहुंचना है, भागम दौड़ी लगी हुई है, छोटी छोटी चीजों का स्ट्रेस काफी हो जाता है। राइट। नो जस्ट ड्राइविंग एक स्ट्रेस है, हम टाइम पे ऑफिस नहीं पहुंच पाए वो एक स्ट्रेस है। ये डायरेक्टली तो हमारे पीरियड्स पर असर नहीं करती है, पर लाइफस्टाइल रिलेटेड जो हम अपने काम से रिलेटेड काफी स्ट्रेस लेते हैं, ठीक टाइम पे सोते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, खाने का टाइमिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, हम क्या खा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इन्हीं सब चीजों से पीरियड्स के ऊपर डेफिनेटली असर पड़ता है। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी बताने से कि नॉर्मल पीरियड क्या होता है ना। ओके। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन होता है, रेगुलर साइकिल आनी चाहिए बिटवीन 21 to 35 डेज। तो आपका जो अगर उससे पहले किसी को पीरियड आ रहा है विद इन 21 डेज या 35 डेज के ऊपर चला जा रहा है, ओके। दैट इज एबनॉर्मल। ओके। या फिर अगर आपका पीरियड हमेशा 21 डेज में आ रहा था, अचानक 35 डेज में आने लगा, दैट इज ऑल्सो एबनॉर्मल। बट विद इन 21 to 35 डेज जिसकी भी साइकिल है, इट कैन बी 30 फॉर यू, इट कैन बी 35 फॉर मी, ओके। इट इज नॉर्मल फॉर बोथ ऑफ अस। ब्लीडिंग जो है इट कैन हैपन फ्रॉम 1 to 7 डेज। एक दिन भी ब्लीडिंग होना नॉर्मल है, 7 दिन भी ब्लीडिंग होना नॉर्मल है। तो अगर किसी को एक दिन से कम या 7 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज एबनॉर्मल। पीरियड के टाइम पे ज्यादा सीवियर पेन नहीं होना चाहिए, मामूली क्रैम्प्स होना नॉर्मल है। लेकिन अगर इतना पेन लेवल बढ़ गया है कि आपको पेन किलर लेना पड़ रहा है या फिर आपको अपने काम से छुट्टी लेना पड़ रहा है, दैट इज नॉट नॉर्मल। तो अगर आपकी साइकिल इरेगुलरली आ रही है या आपका ब्लीडिंग पैटर्न नॉर्मल नहीं है या फिर आपको सीवियर पेन हो रहा है, ये सभी चीजें पीरियड में नॉर्मल नहीं है, देन यू हैव टू सी अ गायनेकोलॉजिस्ट। डॉक्टर मयूरी, सो आजकल एक पीसीओडी और पीसीओएस ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है वुमेन्स में, तो ये क्या है? पीसीओडी क्या है? पीसीओएस क्या है? और मतलब ये किस तरह से इम्पैक्ट करता है वुमेन्स हेल्थ के लिए, इसके बारे में बताइए। बेसिकली पीसीओडी पीसीओएस प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए दे आर वन एंड द सेम थिंग। पीसीओडी पीसीओएस दोनों बेसिकली सेम ही चीज है। मेन सिम्टम्स जो है पीसीओडी के वो है एबनॉर्मल साइकिल्स, इरेगुलर साइकिल्स। तो जो साइकिल्स आपके टाइम पे नहीं आ रही हैं उसके सिम्टम्स हो सकते हैं वेट गेन होना, हेयर फॉल ज्यादा होना, या फिर अनवांटेड फेशियल हेयर आना या बॉडी में ज्यादा हेयर ग्रोथ होना, जो कि बेसिकली मेल्स में होता है। सो मेल हेयर ग्रोथ पैटर्न जो होता है, फेस पे हेयर आना, बेड के एरिया में, मुस्टैच के एरिया में, या फिर बॉडी पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना या ज्यादा एक्ने आना, पिंपल आना, ये सभी साइंस है पीसीओडी के। सो पीसीओडी डेफिनेटली बहुत कॉमन है। क्लिनिक में डेली एटलीस्ट 20% पेशेंट्स जो हमारे ओपीडी में प्रेजेंट करते हैं, एटलीस्ट 20% गर्ल्स
women they suffer from PCOD and this is a common misconception कि PCOD सिर्फ यंग एज में ही होता है या जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तभी ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ऐसा नहीं है। इवन चाइल्ड बर्थ के बाद अगर आपने वेट गेन कर लिया है उसकी वजह से इरेगुलर साइकिल्स हो रही है तो आपको चाइल्ड बर्थ के बाद आपकी लेट 30s या अर्ली 40s में भी PCOD हो सकता है। ओके मयूरी, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि आजकल बैड लाइफ स्टाइल की वजह से जो है ये पीसीओडी पीसीओएस ये ज्यादा हो रहे हैं, तो आप कुछ पॉइंट्स बताएंगे कि कैसे मतलब हम लोगों को एजुकेट कर सकें, वुमेन्स और गर्ल्स को एजुकेट कर सकें और वो क्या प्रिकॉशन ले कि वो इन सारी चीजों से बच सकें। PCOD जो है वो एक मेटाबॉलिक प्लस लाइफस्टाइल जिसमें हमारे जीन्स भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर रहे हैं, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम। तो PCOD को हम पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते हैं बट इसे अच्छी लाइफस्टाइल से कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। तो जिन बातों पे हमें ध्यान देना है उन्हें मैं यूजुअली 4 कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ। एक है आपका डाइट, एक है एक्सरसाइज, एक है स्लीप और स्ट्रेस लेवल्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट है डाइट। मैं जब यंग गर्ल्स को देखती हूँ बिल्डिंग में, सोसाइटी में, रेस्टोरेंट्स में, मम्मी ने उनके हाथ में एक चिप्स का पैकेट पकड़ा रखा है या कोल्ड ड्रिंक्स का पैकेट दे रखा है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं मॉम से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी बेटियों को जंक फूड ना दीजिए और खुद भी नहीं खाइए। तो जिस तरीके का डाइट लेना है उसमें होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स। तो हमारी जो खाने की प्लेट है, कहते हैं रूल, सिंपल रूल इज कि खाने की प्लेट का आधा प्रपोर्शन होना चाहिए वेजिटेबल्स से भरा हुआ। दैट कैन बी आइदर सैलेड और कुक्ड वेजिटेबल्स। 1/4 portion should be proteins and 1/4 should be carbohydrates. So this is a well balanced meal. बच्चों को और खुद को भी ज्यादा से ज्यादा घर का पका हुआ खाना खाना चाहिए। बाहर का जो जंक फूड है या फिर प्रोसेस्ड पैकेट शुगरी फूड आइटम्स हैं इन्हें कट डाउन करना होता है। PCOD में डेयरी प्रोडक्ट्स भी रेस्ट्रिक्ट करने होते हैं। तो इस तरीके का डाइट लेना है। प्रेफरेबली हर मील के बाद 5 से 10 मिनट वॉक कर लीजिए, इमीडिएटली बैठने के बदले। एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स ऑफ स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी एक दिन में करना चाहिए हर महीना को। तो दैट एक्टिविटी कैन बी एनीथिंग, यू नो, जो भी आपको पसंद है। इट कैन बी वॉकिंग, रनिंग, जिम और इट कैन बी डांसिंग। कुछ नहीं कर पाती आई थिंक डांसिंग तो हर लेडी को पसंद है। रूम में अपना म्यूजिक चला लिया, आधा घंटा डांस कर लिया। इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड वे टू रिड्यूस स्ट्रेस लेवल्स। तो देन द थर्ड पॉइंट इज स्लीप विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब कुछ ठीक से कर रही हैं। कई लेडीज आती हैं, जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा भी था कि हम सब कुछ कर रहे हैं पर वजन कम नहीं हो रहा है, राइट। तो हम डाइट भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बट पर हमारा स्लीप और स्ट्रेस ये दोनों पूरा गड़बड़ है। तो अगर हम एडिक्वेट स्लीप नहीं ले रहे हैं, 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप, प्रेफरेबली अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज एंड स्लीपिंग एट द सेम टाइम, वेकिंग अप एट द सेम टाइम। सेम गोज विथ मील्स। आप जो अपना खाना खा रही है दिन में उसका टाइम फिक्स रखिए। इरेगुलर टाइमिंग जो आजकल की ऑफिस और बिजी लाइफस्टाइल के साथ हो रहा है, यू नो, वो कहीं ना कहीं एक कल्प्रिट है। तो हमें अपना जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का टाइम फिक्स रखना है। स्लीपिंग का टाइम फिक्स रखना है। 7 to 8 hours ऑफ गुड स्लीप एट नाइट एट बेड टाइम। एंड सुबह उठने के बाद एक 10 मिनट्स का सन एक्सपोजर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर योर विटामिन डी लेवल्स बट आपकी बॉडी में जो हार्मोन सुबह बढ़ना चाहिए वो सुबह बढ़ेगा, जो इवनिंग में बढ़ना चाहिए वो इवनिंग में बढ़ेगा। तो बॉडी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक मैकेनिज्म जो है वो सही प्लेस में होना चाहिए। तो PCOD मेनली इन लाइफस्टाइल करेक्शंस के वजह से, करेक्शंस करने से ही हम काफी हद तक की कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो मयूरी, जैसे ये एक मिथ है या फिर आप, यू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि PCOD PCOS ओनली सिर्फ फैटी गर्ल या फैटी वुमेन्स में ओबेसिटी के कारण होता है या फिर ये पतली लड़कियों को भी हो सकता है? डेफिनेटली, बिल्कुल। इनफैक्ट हम जो देखते हैं उसमें 10 से 20% गर्ल्स एब्सोल्युटली थिन एंड लीन होती है। उन्हें ये विसरल फैट जिसे हम कहते हैं, ऊपर से तो वो पतली दिख रही है पर अंदर ऑर्गन्स के आसपास कहीं ना कहीं फैट होता है, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो उन गर्ल्स के लिए जिन्हें लगता है कि मेरा वेट नॉर्मल है, उन्हें स्पेशली ध्यान देना जरूरी है अपने सिम्टम्स के ऊपर कि उनके साइकिल्स ठीक से टाइम पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कहीं कुछ एक्ने, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ या हेयर फॉल तो नहीं हो रहा है। तो मयूरी, PCOD जो है और PCOS, अगर इसका इलाज अगर टाइम पे नहीं किया जाए तो क्या ये आगे चलकर डायबिटीज या कैंसर का भी खतरा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो PCOD को कंट्रोल हमेशा रखना जरूरी है। अगर आपको काफी महीने बीत जाते हैं, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं,
3 महीना हम बोलते हैं, अगर 3 महीने से ऊपर आपको पीरियड अपने आप नहीं आया है तो तब आपको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना जरूरी है। अगर आपने अपने पीसीओडी को कंट्रोल नहीं किया, राइट नाउ आपको लगेगा आपकी बॉडी में तो कोई सिम्टम है नहीं, सब ठीक चल रहा है, लेकिन इट कैन कॉज ब्लड प्रेशर, इट कैन कॉज डायबिटीज, इट कैन कॉज कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, इवन एंडोमेट्रियल या यूट्राइन कैंसर इन फ्यूचर। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इसे हमेशा चेक में रखें। अगर आपने आज कंट्रोल कर लिया है लेकिन 1 साल 2 साल खुद से एक्सरसाइज करके फिर गिव अप कर दिया तो पीसीओडी कैन कम बैक। तो इट इज अ कंडीशन विच कैन जस्ट बी कंट्रोल्ड विथ लाइफस्टाइल, इट कैन नॉट बी क्योर्ड। ये तो होगी बात है हमारे पीसीओडी पीसीओएस पे। अब चलते हैं कि आजकल मतलब आप देख रहे हो वर्किंग वुमेन है और फिर आजकल की जो लाइफ है इसमें मतलब मोस्टली क्या होता है कि 30 के बाद, क्योंकि वो एक एज होती है जब हमें अपना करियर भी बनाना है, हमें प्रेगनेंसी पे भी मतलब हमें बच्चे भी पैदा करने हैं, तो ये मतलब दोनों एट द सेम टाइम। तो इस चक्कर में आजकल ज्यादातर होता है कि ओवर एज में मतलब 30 के बाद वुमेन जो होती है वो सोचती हैं मतलब कंसीव और फैमिली प्लानिंग स्टार्ट करती हैं। तो इसका मतलब एज का क्या इफेक्ट पड़ता है और किस तरह की प्रॉब्लम वो फेस करती हैं, तो इसके बारे में बताइए। तो एज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फॉर अ वुमन बिकॉज एवरी लेडी, एवरी गर्ल, हम पैदा होते हैं एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स इन आर ओवरीज। तो जब हमारे ओवरीज में कितने एग्स है ये बचपन में ही डिसाइड हो जाता है जब हम हमारी माँ की कोख में हैं। तो जब पीरियड्स आने लगते हैं तब धीरे धीरे नंबर ऑफ एग्स जो है ओवरी में ये कम होने लगता है। आफ्टर 30 ये एग जो नंबर ऑफ एग्स इन द ओवरी है ये रैपिडली गिरने लगते हैं एंड आफ्टर 35 इवन मोर रैपिडली। तो ये टोटली अंडरस्टैंडेबल है कि एक लेडी को अपने करियर पे फोकस करना है या अभी वो रेडी नहीं है प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। लेकिन अगर इस संदर्भ में मैं oocyte या एग फ्रीजिंग के बारे में बता सकती हूँ कि आजकल काफी कॉमनली अवेलेबल है। तो मैं यंग गर्ल्स जो कि मैरिजेबल एज में हैं या जिनकी शादी हो गई है उन्हें ये रेकमेंड करूंगी कि एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से एक कंसल्टेशन कर लीजिए। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना वेट करना है, कितना आप सेफली वेट कर सकती हैं। वो काफ़ी बेसिक ब्लड टेस्ट और काफ़ी बेसिक अल्ट्रासाउंड करके चेक करके बता सकते हैं कि उन्हें कितना टाइम है टू प्लान प्रेगनेंसी। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आफ्टर 30 एंड आफ्टर 35 इट गेट्स रियली डिफिकल्ट। जैसा मैंने खुद भी कहा था, आई वॉज जस्ट 30 व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रेगनेंसी जर्नी एंड जब मैंने चेकअप किया तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स निकल कर आई एंड देन आई न्यू कि आई विल हैव टू हरी अप। मेरी बॉडी के पास इतना टाइम नहीं है, अगर मुझे इवेंचुअली एक बच्चा चाहिए है तो मुझे आई विल हैव टू स्टार्ट माय जर्नी। तो आजकल हमारे पास काफ़ी गर्ल्स आती हैं, लेडीज आती हैं जो कि मैरिज हो रही है 30 के बाद। हाँ, उसके बाद डॉक्टर वी आर नॉट रेडी, हम करियर में सेटल नहीं हैं, हमारा भी फाइनेंसेस सेटल नहीं है, तो हम वेट करना चाहते हैं। तो आप वेट करिए, पर अपने डॉक्टर की एक कंसल्टेशन के बाद एटलीस्ट आपको एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप सेफली सिक्योरली वेट कर सकती हैं या नहीं। काफी बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं, समथिंग कॉल्ड एज AMH, एक ब्लड टेस्ट है जो बताता है ओवरीज में कितने एग्स बचे हैं। एक एंट्रल फॉलिकल काउंट कर सकते हैं हम डे 3 पे। तो ये बेसिक टेस्ट करके एक महिला के अंदर कितने एग्स बचे हैं या उसकी फर्टिलिटी कैपेसिटी कितनी है नहीं है, इसका नॉलेज हमें मिल जाता है। और इस नॉलेज के साथ डेफिनेटली आप वेट कीजिए। तो बेसिकली लैक ऑफ अवेयरनेस काफी है। तो कपल्स शादी कर लेते हैं और उसके बाद प्लान नहीं करते हैं काफी सालों तक, और फिर जब करने लगते हैं तब पता चलता है कि अब तो नेचुरली बेबी हो नहीं सकता है। उसके बाद फिर वो पूरी जर्नी IUI IVF इट इज वेरी स्ट्रेसफुल, राइट। तो रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहिए, एक प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग या एक प्री कंसेप्शन विजिट जरूर कर लीजिए डॉक्टर के पास जाकर, जो आपको बताएं कि तो मयूरी, जैसा कि आपने बताया कि मतलब एक तो लेट एज में मैरिज हो रही है, उसके बाद से वो रेडी नहीं होते हैं बेबी प्लान के लिए। तो अगर सपोज लेट एज में शादी भी हो रही है और उनको बेबी भी चाहिए, तो वो क्या क्या टेस्ट है, जैसा कि आपने बताया AMH और सारे टेस्ट, वो टेस्ट इसके अलावा भी जैसे कि आप बात करी थी एग फ्रीजिंग की, तो आप मतलब न्यू कपल्स के लिए आप उनको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए और वो क्या क्या चीजें सिक्योर कर सकते हैं कि इन फ्यूचर उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो फैमिली प्लानिंग में, तो उसके बारे में आप बताएंगे न्यू कपल्स के लिए।
सो अगेन कोई भी बीमारी हो, लाइफस्टाइल इज रियली इंपॉर्टेंट। तो आप हमेशा हेल्दी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करते रहिए। तो जब तक आप रेडी नहीं है, एटलीस्ट अपनी बॉडी को हेल्दी कंडीशन में मेंटेन करना है। स्मोकिंग ड्रिंकिंग अवॉइड करना है, ऑब्वियसली बाहर का जो भी खाना है वो कंट्रोल में रखना है। एंड डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो वो आपका बेसिक ब्लड टेस्ट करेंगे, आपका सीबीसी, हीमोग्लोबिन लेवल, शुगर लेवल्स, थायराइड लेवल्स, ये सभी चेक करेंगे। एएमएच जो एक ब्लड टेस्ट है विच टेल्स अस अबाउट द एग रिजर्व इन ओवरी, वो करेंगे। बेसिक एक स्कैन करेंगे। तो ये सब काफी बेसिक टेस्ट होती हैं। ठीक है, आई विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक कि जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, जिन्होंने चालू कर दिया है, कि वो कब तक के ट्राई कर सकते हैं सेफली। Oh, हाँ या So any young girl, any lady which is less than 35 years of age and has regular cycles, she and her husband and who have been, मतलब जिन्होंने regularly intercourse किया है, 1 साल तक के वो ट्राई कर सकते हैं नेचुरली। तो जो पीरियड के बीच के 10 दिन होते हैं, अगर आपका पीरियड से 28 to 30 डेज में आ रहा है, सो डे 10 to डे 20 के बीच का, इसको हम बोलते हैं फर्टाइल विंडो। तो इन्हीं दिनों में ऑन ऑल्टरनेट डेज दे हैव टू ट्राई अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। तो 1 साल तक के अगर आप रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी कर रही हैं इन द फर्टाइल विंडो, और फिर भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पाई है, देन यू हैव टू सी अ गायनेकोलॉजिस्ट। और इफ एनी लेडी हु इज मोर देन 35 की एज के बाद 6 months इज द कट ऑफ। तो हमने 6 महीने तक ट्राई किया है, प्रेगनेंसी नहीं अचीव हो पाई है डिस्पाइट साइकिल्स बीइंग रेगुलर एंड सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी बीइंग गुड, तो आपको एक डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। जो भी लेडी प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही है, एक काफी इंपॉर्टेंट प्रीनेटल विटामिन है फोलिक एसिड, जो कि आपको प्रेगनेंसी प्लान करने के 1 से 3 महीने पहले से लेना शुरू करना है, जो कि बेबी के ब्रेन और स्पाइन डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होता है। तो क्या ये हम विदाउट डॉक्टर एडवाइस ले सकते हैं? ऑल्दो ये काफी कॉमन प्रीनेटल विटामिन है, इसके इतने साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो आप कोई भी अच्छी ब्रांड का फोलिक एसिड लेना शुरू कर सकते हैं। पर दैट बीइंग सेड, इट इज एडवाइजेबल कि आप एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। सो नॉट जस्ट फॉर फोलिक एसिड, सो दैट अगर कोई और प्रॉब्लम्स है तो हम उसे अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले ही एड्रेस कर सकें। डॉक्टर मयूरी, आजकल एग फ्रीजिंग, क्योंकि मोस्टली लोग मतलब अभी मुझे बच्चा प्लान नहीं करना, हम थोड़े टाइम बाद करेंगे, तो इसके लिए आजकल एग फ्रीज भी हो रहा है। तो इसके बारे में आप जरा बताइए, जनरल एग फ्रीजिंग क्या होता है और ये कॉमन लोग कैसे इसको समझ पाए कि ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में जरा बताइए। ठीक है, तो वही आजकल की जो एजुकेशन है, करियर ड्रिवन विमेन है, तो प्रेगनेंसी टेक्स अ बैक सीट। जो भी लेडी है कि नहीं, आई एम नॉट रेडी, जिन्हें पता नहीं कि वो कब प्रेगनेंसी प्लान करेंगी, बट इवेंचुअली उन्हें बच्चा चाहिए कभी ना कभी, तो वो अपनी यंग एज में ही अराउंड 30 या 30 के आसपास अपने एग्स फ्रीज करा ले, इससे पहले कि एज बढ़े और एग्स की क्वालिटी और खराब हो। तो एग फ्रीजिंग ये काफी कॉमन प्रोसीजर हो चुका है, जो आजकल किसी भी स्टैंडर्ड आईवीएफ सेंटर या फर्टिलिटी सेंटर में किया जा सकता है, जिसमें लेडी के एग्स को स्टिमुलेट किया जाता है, बेसिकली कुछ कॉमन इंजेक्शंस देकर। ये प्रोसीजर आईवीएफ से मिलता जुलता है, पर पूरा आईवीएफ नहीं है। इसमें लेडी के एग्स निकाले जाते हैं, उन्हें स्क्रीन किया जाता है, जो भी अच्छी क्वालिटी में है उन्हें फ्रीज करके रख दिया जाता है। एंड देन व्हेनेवर द लेडी इज रेडी, या शादी हो गई है, पार्टनर आ चुका है, तो उसका सीमेन लेके फिर उसके साथ आईवीएफ बेबी फॉर्म करके लेटर ऑन शी कैन कंसीव। दिस इज स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर विमेन जिन्हें 35 तक या 37, 38, 40 तक भी पता नहीं है कि हम कब प्रेगनेंसी प्लान करेंगे। तो अगर वो यंग एज में ही अपने एग्स को फ्रीज करा ले, तो उनके चांसेस उस एज में काफी बेटर हो जाएं। तो मतलब एक क्वेश्चन कि ये वुमेन्स के लिए या मेंस के लिए भी एग फ्रीज? दिस विमेन के लिए है, क्योंकि विमेन आर बोर्न विद दिस बायोलॉजिकल क्लॉक। ओके, मेन के पास ऐसा कुछ नहीं है। मेन दे कीप ऑन प्रोड्यूसिंग स्पर्म इवन इन देयर 60s, बट लेडी हिट्स अ मेनोपॉज। लेडी एक मेनोपॉज के बाद एग बनाना बंद कर देगी। इनफैक्ट आफ्टर 35 to 40 ही एक अच्छी क्वालिटी का एग मिलना एक लेडी से काफी डिफिकल्ट हो जाता है। बट द सेम इज नॉट ट्रू फॉर मेन, अनफॉर्चुनेटली। ओके, तो आपने ये टर्म यूज किया आईवीएफ, तो आईवीएफ क्या होता है
आईवीएफ से पहले भी कहीं बेसिक ट्रीटमेंट होते हैं अवेलेबल, जिसमें हम से समथिंग कॉल्ड एज ओव्यूलेशन इंडक्शन, समथिंग कॉल्ड एज आईयूआई। तो आईवीएफ तो एक लास्ट स्टेप है, पर उससे पहले भी काफ़ी चीज़ें पॉसिबल है विदाउट रिक्वायरिंग आईवीएफ, जिसमें आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको हेल्प कर सकती है कंसीव करने में। ओके। तो कमिंग टू आईवीएफ, आईवीएफ इज अ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो उसमें एक लेडी की बॉडी से एग बाहर निकाला जाता है, मेल से स्पर्म लिया जाता है, बेबी को बाहर, जिसे हम कॉमन टर्म्स में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ओके। टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी बनाया जाता है, उसे देखते हैं, फॉलो करते हैं डे 3 डे 5 तक के। जब वो ग्रो हो जाता है थोड़ा, तो उसे वापस महिला के यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है, जहां पर वो इम्प्लांट होता है एंड 9 महीने तक फिर वो बेबी हेल्दी बनता है। तो एक फॉर माई क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि जो टेस्ट बेबी, तो इसमें जो हम बच्चे को देखते हैं, जैसे आपने कहा कि 4 डेज 5 डेज, तो जो हार्ट बीट आ जाती है उसके बाद हम इम्प्लांट करें? नहीं, हार्ट बीट जो है ये आती है अराउंड 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ओके। तो 5th डे तक हम सिर्फ देखते हैं कि जो सेल हमने लिया था, एक माँ का अंडा, एक हस्बैंड का स्पर्म, वो मिलकर एक जाइगोट बनाते हैं, एक फीटस बनाते हैं। फिर वो एक सेल से डिवाइड होके 2 सेल में बनता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो दिल एक सफिशिएंट स्टेज जब वो रीच हो जाता है, उसके बाद उसे लेडी की बॉडी के अंदर डाला जाता है। ओके। क्या ये जरूरी है कि हमें रेगुलर गायनो के पास रेगुलर जाना चाहिए, या फिर मतलब अगर हमारी बॉडी हेल्दी है तो हमें नहीं जाने की जरूरत है? तो रेगुलर चेकअप जो है इसका, आई विल कम टॉक अबाउट कैंसर स्क्रीनिंग। तो कैंसर स्क्रीनिंग जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 21। ओ, तो कैंसर स्क्रीनिंग मतलब इंडिया में 2 कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है इन विमेन। मोस्ट कॉमन इज नाउ ब्रेस्ट कैंसर एंड द सेकेंड मोस्ट कॉमन इज सर्वाइकल कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए काफी सिंपल सी टेक्निक है, समथिंग कॉल्ड एज सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो हर लेडी को घर पे अपने हाथ से हर पीरियड के बाद चेक करना है अपने ब्रेस्ट। तो इट्स वेरी सिंपल, विथ अ स्ट्रेट हैंड, फ्लैट हैंड, यू हैव टू प्रेस द ब्रेस्ट। आफ्टर प्रेसिंग यू हैव टू मूव इन सर्कल्स, और अच्छे से प्रेस करके सिर्फ फील करना है एक लेडी को अपने ब्रेस्ट। उसमें कोई गठान या लंप नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास काफी लेडीज आती है क्लिनिक में कि ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, कहीं कैंसर तो नहीं है। तो ये भी एक काफी कॉमन मिथ है कि कैंसर मतलब पेन। कैंसर मतलब पेनलेस। कैंसर इज एक्चुअली पेनलेस। दैट इज व्हाई इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप अपने हाथ से खुद को चेक कीजिए, फील कीजिए। ऐसा मास या ऐसी गठान जिसमें पेन नहीं है और वो वहां सिर्फ पनक रही है, इट कैन बी कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर अगर हम उसे राइट स्टेज में डिटेक्ट कर ले, अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर ले, तो वो एक काफी हद तक क्यूरेबल कैंसर है, विद बेसिक स्मॉल सर्जरी, जहाँ पे वो गठान को निकाल दिया जाता है, और पूरा ब्रेस्ट भी आजकल नहीं निकाला जाता है। ओके। और साथ में कितना कैंसर किस हद तक के स्प्रेड है उसके बेसिस पे डॉक्टर कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी सजेस्ट कर सकते हैं। पर अगर हम उसे राइट स्टेजेस में या जल्दी डिटेक्ट कर लें, तो अदरवाइज लाइफ कैन बी सेव्ड। ओके। एंड तो उसके लिए महिला को हर महीने में अपने हाथ से चेक करना है, साल में एक बार अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट का कराना है, और एंड आफ्टर 40, जब महिला 40 की हो जाती है, उसके बाद मैमोग्राम्स की स्क्रीनिंग भी स्टार्ट करनी है। तो ये तीनों बेसिक टेस्ट हैं, इनके थ्रू हम पता कर सकते हैं। तो ये तो मतलब ये जो आपने टेस्ट बताया, मैमोग्राफी, और ये मतलब बहुत सारे रूरल एरियाज में वुमेन्स होंगी ना जिनको ये चीजें नहीं पता होंगी, और ये फैसिलिटीज भी शायद नहीं होगी, तो वो मतलब उनके लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगी? उन्हें क्या जो महिला विलेजेस में है जिनके पास में अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राम की फैसिलिटी नहीं है, उनके लिए और भी जरूरी है कि वो सेल्फ एग्जामिनेशन करें। करती रहे। ये काफी रिलायबल टेक्निक है। जब आप खुद को अपने हाथ से चेक कर रहे हैं, अगर कोई नई गठान या नई ग्रोथ ब्रेस्ट में बन रही है, तो काफी इजीली हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। एंड देन आई विल टेल यू अबाउट सर्वाइकल कैंसर। तो काफी लेडीज या महिलाओं को पता ही नहीं है कि सर्विक्स होता क्या है ना। तो सर्विक्स जो है वो यूट्रस या बच्चेदानी का मुंह होता है नीचे में, जो वजाइना में हैंग कर रहा होता है। तो बिकॉज इट इज लाइंग इन द वजाइना, वहाँ पे काफी इन्फेक्शंस, आइदर बैक्टीरिया, फंगस और वायरसेस, दे कैन इन्फेक्ट। जैसे कॉमनली हमें सोर थ्रोट या सर्दी खांसी होती रहती है, वजाइनल इन्फेक्शंस भी काफी कॉमन हैं। एक पर्टिकुलर वायरस है कॉल्ड एज HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिससे अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वो एक इन द लॉन्ग रन इट कैन लीड टू सर्वाइकल कैंसर।
जो कि इन इंडिया इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन वीमेन राइट नाउ। तो उसकी स्क्रीनिंग के लिए करना होता है एक टेस्ट का नाम है पैप स्मीयर टेस्ट, जो हर 3 साल में मैंडेटरीली हर महिला को कराना चाहिए। काफ़ी सिंपल टेस्ट है। एंड उसके अलावा आई विल रिकमेंड फॉर HPV वैक्सीनेशन। तो HPV वैक्सीनेशन इट इज़ द ओनली कैंसर, सर्वाइकल कैंसर इज द ओनली कैंसर जिसके अगेंस्ट हमारे पास अभी वैक्सीन अवेलेबल है इन द मार्केट। Okay, so if there is any cancer which can be prevented by a vaccine, then why not? Yeah, why not? So HPV vaccination. तो मयूरी, जैसे कि आपने वैक्सीन के बारे में बताया, तो बहुत सारे लोगों को आई थिंक ये वैक्सीन के बारे में नहीं पता होगा, तो आप इसके बारे में जरा और डिटेल में बताइए, ये क्या होता है और कब कब हमें डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए और ये वैक्सीन लेना चाहिए, वो सारे डिटेल्स हमें बताइए। तो जो ये सर्वाइकल कैंसर है ये होता है इस वायरस कॉल्ड एज HPV के कारण होता है। तो इसे लिया जाता है आइडियली बिटवीन द एजेस ऑफ 9 to 15 ईयर्स। तो जो यंग गर्ल्स है 9 से लेके 15 के बीच की लड़कियां, दिस इज द आइडियल ड्यूरेशन टू गिव देम द वैक्सीनेशन बिफोर दे बिकम सेक्सुअली एक्टिव। ठीक है, तो इसके उस टाइम पे होते हैं 2 डोजेस। एक अगर बच्ची को दिया है आज, एक 6 से 12 महीने के बीच में, तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम वैक्सीनेशन है। लेकिन अगर हम इसे 15 की एज के बाद दें तो इसे लिया जा सकता है अप टू द एज ऑफ 45, बट बिटवीन 15 to 45 इसके 3 डोजेस होते हैं। तो अगर आपने लिया है एक आज से 2 महीने बाद और एक आज से 6 महीने बाद, 3 डोजेस में ये एक लाइफ टाइम कवरेज है अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। इसमें आजकल 2 टाइप के कॉमन वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में। एक होता है बेसिक वाला थोड़ा, जो 4 स्ट्रेन्स को प्रिवेंट करता है। तो बेसिकली ये HPV वायरस जो है इसके अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं, 16, 18, 31, 33। तो डिपेंडिंग ऑन वो कितना कवरेज दे रहा है। एक टाइप का वैक्सीन है जो कि 4 बेसिक वायरसेस को कवर करता है, और एक है थोड़ा एडवांस जो कि 9 वायरसेस को कवर करता है, जो थोड़ा एक्सपेंसिव है। बट दोनों का डोजेज शेड्यूल दोनों एक नॉर्मल इंजेक्शन की तरह दिए जाते हैं आम में। कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है इस वैक्सीन का। जैसे कोविड वैक्सीन के बाद से लोग काफी डरे हुए हैं कि कोविड आया और वैक्सीन भी आ गया। वैक्सीन HPV वैक्सीन ऐसा नहीं है। इट इज देयर इन द मार्केट फ्रॉम मेनी ईयर्स एंड काफी अच्छा रिसर्च हुआ है इसके ऊपर, और इसके कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो मुझे जैसा आपने बताया कि 9 to 15 एज की गर्ल्स को भी ये वैक्सीन दिया जा सकता है, तो मतलब क्या ये वैक्सीन हमें कैंसर होगा या नहीं होगा पहले से प्रिडिक्ट करके हमें, और इतनी छोटी एज में ये वैक्सीन लेना क्या ये रिकमेंडेबल है, या क्या कहना चाहोगी आप इस पे? देखिए, सर्वाइकल कैंसर अभी इकलौता कैंसर है जिसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन अवेलेबल है। तो जब किसी कैंसर के अगेंस्ट कोई वैक्सीन है, एंड सर्वाइकल कैंसर इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन द कंट्री, तो इतने कॉमन कैंसर के लिए अगर कोई वैक्सीन अवेलेबल है तो क्यों नहीं। तो दैट बीइंग सेड, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीन ले लिया तो आप 100% कैंसर से प्रिवेंटेड है। इवन देन रेयरली कैंसर कैन हैपन। तो जो आइडियल एज मैंने कहा 15 ईयर्स अगर क्रॉस हो गया है, तो अप टू द एज ऑफ 45 ऑल्सो इट इज रिकमेंडेड टू टेक दिस वैक्सीन। क्योंकि अगर आप HPV 16 से ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं, पर आपको HPV 18, 33 या 35 या दूसरे स्ट्रेन्स हैं जो HPV के, वो आप अभी तक उनसे इंसेक्ट नहीं हुई हैं, तो ये वैक्सीन आपको उनसे प्रोटेक्शन देगा। तो इवन दो आपका जो आइडियल एज है अगर वो क्रॉस हो भी चुका है अप टू द एज ऑफ 45, एंड द अर्लियर यू टेक इट द बेटर इट इज, बिकॉज चांसेस आर कि अभी आप दूसरे स्ट्रेन से एक्सपोज नहीं हुए हैं और आपकी बॉडी में अभी उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी बना नहीं है, तो वैक्सीन लेने से आप उन स्ट्रेन से प्रिवेंटेड रहेंगे। पर अगर आपने वैक्सीनेशन ले भी लिया है, दिस डजंट मीन कि आप पैप स्मीयर करना बंद कर दें। तो HPV वैक्सीनेशन और पैप स्मीयर ये एक ही कॉइन के 2 साइड्स हैं। वैक्सीन से हम कैंसर को प्रिवेंट कर रहे हैं, बट पैप स्मीयर टेस्ट जो है ये कैंसर डिटेक्ट करता है। तो अगर आपने वैक्सीन ले भी लिया है तो भी आपको हर 3 सालों में पैप स्मीयर का टेस्ट कराना है। तो मेरे जैसा कि मैंने ये बहुत ही कॉमन सुना है UTI, ओके, एंड बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिनके जैसे मैं सुनती रहती हूँ यार UTI हो गया, या फिर मैं तो इतना हाइजीन रखती हूँ, इतना क्लीननेस रखती हूँ, फिर भी ये क्यों हो जाता है। तो इसके बारे में फिर आप क्या बताओगे? ठीक है, मेरे पास भी ऐसी कई पेशेंट्स आती हैं जो कहती है कि मैं तो इतना ध्यान रखती हूँ डॉक्टर, फिर भी मुझे इन्फेक्शन क्यों हो गया।
तो कई बातों का ध्यान रखना होता है जब आप अपनी वेजाइनल हेल्थ या यूरिनरी यूटीआई को प्रिवेंट करना चाहती हैं, तो अपना हाइजीन कैसे मेंटेन करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप उस एरिया में ड्राईनेस और क्लीनलीनेस रखिए। अगर आप यूरिन पास कर रही है, वॉश कर रही हैं, लेकिन उसके बाद आपने ड्राई नहीं किया, वहाँ नमी बनी है, तो ये सबसे कॉमन रीजन होता है कि वहाँ पे फंगल इन्फेक्शंस रिपीटेडली होते हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस रिपीटेडली होते हैं, जैसा हमने हमारे घरों में भी देखा है। अगर कोई डब्बा है जिसके अंदर नमी है, वो बंद रह गया, वहाँ फंगस ग्रो हो जाता है, राइट। या सेम वे अपनी बॉडी में नमी नहीं होना चाहिए, तो आप ड्राइनेस रखिए। कपड़े अपने दिन में 2 बार बदल लीजिए, कॉटन के कपड़े, लूज क्लोथ्स, जिससे एरेशन थोड़ा मेंटेन रहे। टाइट क्लोथ्स नहीं पहनना है, और जब भी आप वॉश करें उसके बाद उस एरिया को क्लीन रखना है। एंड वहाँ ज्यादा सोप यूज नहीं करना है, जो आजकल वी वॉश और अलग अल्टीमेट वॉश मार्केट में आ गए हैं, ये सब एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। एक नॉर्मल सोप बाथ के टाइम पे क्लीन कर लीजिए एंड उसे ड्राई कर लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। एंड साबुन अंदर की तरफ नहीं लगाना है, बाहर से क्लीन करना है। क्लीन करते टाइम पे कोई भी लेडी को पीछे से आगे नहीं, आगे से पीछे की तरफ क्लीन करना है। तो अपना जो यूरिनरी और वेजाइनल एरिया है उसे पहले क्लीन कर लीजिए, फिर मोशन एरिया को टच कीजिए, बिकॉज मोशन एरिया जो है वो क्लीन नहीं है, वहां से इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। एंड कमिंग टू डाइट, अगर आप डाइट में ज्यादा शुगर कंज्यूम करती है या आप डायबिटिक है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी में, तो भी उन लेडीज को बार बार इन्फेक्शंस होते हैं, तो शुगर चेक कराने का भी इम्पोर्टेंस होता है। तो मयूरी, जैसा कि आपने इतनी सारी बातें बताई, इतनी सारी हेल्थ से रिलेटेड चीजें बताई, और जैसा कि मैं पर्सनली अपनी बातें करूँ तो मैं खुद भी बहुत लेजी हूँ। मैं बिल्कुल हॉस्पिटल जाने और हेल्थ चेकअप के नाम पे तो मुझे रोना आता है, मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती। बट आप कुछ ऐसे ऐसे टेस्ट बताइए जो कि हमारे एक वुमेन्स के लिए वो जरूर से जरूर वो करवाना चाहिए उसे। बिल्कुल। सो ये जो हेल्थ चेकअप है, इसका इम्पोर्टेंस ये है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई भी बीमारी होने से पहले ही हम उसे पकड़ ले तो बीमारी को हम होने ही ना दें, है ना। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगी हेल्थ चेकअप करने, तो वो पहले आपका एग्जामिनेशन करेंगे, आपका हाइट, वेट, आपका ब्लड प्रेशर, एक फिजिकल एनालिसिस होगा, एक फिजिकल चेकअप होगा, के साथ में कुछ जो ब्लड टेस्ट है और कुछ अल्ट्रासाउंड है, ये किए जाएंगे। एंड अ गायनेकोलॉजिस्ट विल आल्सो डू अ इंटरनल चेकअप ऑन यू। तो दिस विल बी अ कंप्लीट पैकेज, जब आपका बेसिक ब्लड प्रेशर, ब्लड टेस्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये सभी कुछ जब चेक हो जाता है तो काफी सारी बीमारी हम टाइम पे पकड़ सकते हैं। तो फ्यू टेस्ट विच आर इम्पोर्टेंट, साल में एक बार सभी महिला ने अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। ब्लड टेस्ट में इंक्लूडेड होता है कॉमन जो सीबीसी, जिसमें हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, थायराइड लेवल्स, शुगर लेवल्स, आपका बेसिक लिवर किडनी टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, और साथ में विटामिन डी एंड विटामिन B12। ये कुछ कॉमन ब्लड टेस्ट है, सबसे कॉमन ब्लड टेस्ट जो साल में एक बार चेक कराना जरूरी है। इसके साथ में एक अल्ट्रासाउंड पेट का और पेल्विस का, उसके साथ में एक ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड टिल दी एज ऑफ 40 की एज क्रॉस करने के बाद अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट के साथ साथ मैमोग्राम, जो कि एक एक्सरे बेस्ड टेस्ट है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करवाना जरूरी है। मैमोग्राम हर साल जरूरी नहीं है, पर अगर फैमिली में किसी लेडी को हिस्ट्री है कि किसी की मम्मी या मासी या किसी कजिन को ब्रेस्ट कैंसर था, तो उन्होंने एटलीस्ट 2 साल में एक बार मैमोग्राम करवा लेना चाहिए। पैप स्मीयर 3 साल में एक बार कराना जरूरी है। उसके साथ जो लेडीज मेनोपॉजल या पेरीमेनोपॉजल पीरियड में है, वो अपना एक डेक्सा स्कैन करवा सकती है, जो कि बोन हेल्थ के बारे में बताता है। क्योंकि कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग करी है बच्चे को 1 साल 2 साल तक के, लेकिन कैल्शियम नहीं लिया गया है, तो उससे लेडीज के बोन्स वीक हो जाते हैं। तो अगर हम टाइमली डेक्सा स्कैन करा लें तो कुछ बेसिक इंजेक्शन या कैल्शियम सप्लीमेंटेशन से बोन हेल्थ को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये सब काफी बेसिक ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड है जो साल में एक बार करा लेना चाहिए, जिनसे हम काफी डिजीजेस को टाइमली कैच कर सकते हैं। तो मयूरी, आपने बहुत अच्छे से बताया ये सारे टेस्ट। अब मैं जाऊंगी और मैं ये सारे टेस्ट जो भी आपने बताया ना, इसका भी रहेगा कि यस, और मैं आपके स्पर्श हॉस्पिटल में ही आऊंगी। बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे कंसल्ट करूंगी और फिर मैं ये पूरा हेल्थ चेकअप करवाऊंगी। ये तो आपने जो लिस्ट बताई है, ये तो बहुत बहुत बड़ी लिस्ट है एक तरह से देखी जाए तो। और आई थिंक बहुत जो इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो आई थिंक उनके लिए उनका पूरा पॉकेट खाली होने जैसा ये है, लग रहा है मुझे तो मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग।
तो आप बताओगे क्या कि ये पूरा हेल्थ चेकअप जो आपने बताया है, ये एस्टिमेट इसका कितना कॉस्ट आएगा, जो कि एक नॉर्मल आदमी भी मतलब करा सके, अफोर्डेबल हो सबके लिए? तो ये मतलब इतने एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं है। आई थिंक स्पर्श हॉस्पिटल में ही अराउंड 5 to 7-8 thousand में ये सारी टेस्ट एक पैकेज के तौर में प्रोवाइड की जाती है। तो उसमें सारे टेस्ट इंक्लूड हो जाते हैं एंड बिल्कुल भी आपका पॉकेट खाली नहीं होगा। बट डोंट थिंक ऑफ इट एज अ एक्सपेंडिचर, थिंक ऑफ इट एज अ इन्वेस्टमेंट इन योर हेल्थ। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। करेक्ट। तो मेरे जैसे कि आप हम बातें कर रहे थे, तो थोड़ा सा मेनोपॉज के बारे में बताएंगे कि ये मेनोपॉज क्या होता है और इस टाइम पे जो इतना मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन लोगों में होता है और किस तरह का मतलब बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। ठीक है। तो इंडिया में जो एवरेज एज है कि समवेयर 47 to 50 जब लेडीज मेनोपॉज एक्सपीरियंस करती हैं, पर आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी यंग एज में भी मेनोपॉज हो रहा है। द रीज़न वी डोंट नो, ये शायद हमारे डाइट से रिलेटेड है या पोल्यूशन लेवल्स या फिर इसका कारण नहीं पता है। पर मेनोपॉज के आसपास लेडीज को सडनली हॉट फ्लैशेस होना, अचानक से गर्मी होना, स्वेटिंग होना, ये मूड स्विंग्स यूजुअल से ज़्यादा होना, जॉइंट पेन होना बॉडी में, ये सभी लक्षण हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है साइकिल्स का इरेगुलर होना एंड इरेगुलर होके धीरे धीरे स्टॉप हो जाना। तो जब तक 1 साल पूरा नहीं बीत जाता है, 1 year सिंस योर लास्ट पीरियड, आपके लास्ट पीरियड से लेके 1 साल तक जब पीरियड नहीं आएगा, दैट इज व्हेन बोला जाएगा कि आपको मेनोपॉज आ चुका है। मेनोपॉज की जर्नी को स्मूदन करने के लिए इवन इन दैट एज ग्रुप इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि महिला अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि 10 से 15 मिनट उस टाइम पे प्राणायाम, मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि इतने सारे हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते हैं कि इवन द लेडी इज कंफ्यूज एंड फैमिली इज ऑल्सो लाइक कि क्या हो रहा है, आगे अपनी चिड़चिड़ क्यों कर रही है। तो 10-15 मिनट दीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए और जब भी लगे कि गुस्सा आ रहा है, टेक अ पॉज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड इट इज नॉट दैट समथिंग इज रॉन्ग, बट दीज आर द हॉर्मोन्स विच आर गोइंग अप एंड डाउन ड्यूरिंग द मेनोपॉज। तो जैसे ये तो हमने मूड स्विंग की बात की ड्यूरिंग द मेनोपॉज, बट नॉर्मल जो भी मंथली साइकिल आती है उसमें भी बहुत ज्यादा मूड स्विंग होता है वुमेन्स का और वो चिड़चिड़ी होती हैं। तो इसके लिए आप सोसाइटी को क्या मैसेज देंगी कि वो उस टाइम पे अपने जो भी उनके घर में उनकी माँ है, बेटी हैं, उसकी कैसे केयर करें और वो क्या क्या चीजें फॉलो कर सकते हैं उनको ईज करने के लिए? तो लेडी को तो डेफिनेटली करना ही है। उन्हें भी मैं ज़्यादा मेडिकेशंस में बिलीव नहीं करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि लेडीज उसी टाइम पे भी अपने लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान दीजिए। पीरियड के पहले के कुछ दिनों में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसे कहते हैं, वो होता है जिसकी वजह से मूड स्विंग्स या मूड चेंजेस ये सब ज़्यादा होते हैं। तो अगेन इट कैन बी वेरी वेल, उसको हम अपनी लाइफस्टाइल के थ्रू अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेज, हेल्दी ईटिंग, ये सभी चीज़ों से ये सिम्टम्स को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये लाइफस्टाइल से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो कुछ बेसिक मेडिकेशन देके डॉक्टर भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ हैंड, देन डेफिनेटली सी योर डॉक्टर। सो डॉक्टर मयूरी, आपकी एक्सपर्टाइज है लैप्रोस्कोपिक में, तो आप इसके बारे में बताइए, होता क्या है, इसका यूज क्या है, इसे क्यों करवाना चाहिए, इसके बारे में पूरा डिटेल हमें बताइए। तो जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, इसे कॉमनली लेजर सर्जरी कहा जाता है, पर इसमें कोई लेजर यूज नहीं होता है। दिस इज अ की होल सर्जरी और मिनिमल एक्सेस सर्जरी। तो इसमें आपके पेट में 3 या 4 छोटे छोटे छेद किए जाते हैं। उन छेदों के थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स अंदर पास किए जाते हैं, एक कैमरा अंदर पास किया जाता है और वो कैमरा और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अंदर पूरी सर्जरी खत्म हो जाती है। इसमें हम एक मेजर बॉडी में बड़ा कट अवॉइड कर रहे हैं। तो इसके फायदे यही है कि इससे रिकवरी काफ़ी फास्टर होती है। जो एक बड़ी मेजर सर्जरी जिसमें आप एक पूरा एब्डोमेन पेट कट कर रहे हैं, उसे हम अवॉइड कर रहे हैं और छोटे छेदों के थ्रू पूरी सर्जरीज अगर हो रही हैं तो उसमें रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है। सर्जरी के बाद का पेन काफ़ी कम होता है और इन जनरल आप अपना वर्क जल्दी रिज्यूम कर सकती हैं आफ्टर द सर्जरी। तो किन कंडीशंस को हम लैप्रोस्कोपी से ट्रीट कर सकते हैं, ये जो भी ओवरी में होने वाले सिस्ट है या फाइब्रॉइड्स है या किसी बार किसी रीज़न से हमें यूट्रस निकालना पड़ रहा है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है
तो ये काफ़ी कॉमनली की जाने वाली सर्जरी है, जिसमें हम ओवेरी में सिस्ट निकालते हैं या फिर यूट्रस भी निकालते हैं ओके। लैप्रोस्कोपी के थ्रू। मयूरी, जैसा कि बहुत सारे कॉमन मिथ हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन्स को है उसको ज्यादा खाना खाना चाहिए, 2 लोगों के बराबर खाना खाना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहती हो? तो ये भी एक कॉमन मिथ है, जैसा आपने कहा। तो प्रेगनेंसी के पहले 5 महीनों तक तो किसी भी महिला को ज़्यादा कैलोरी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो पहले 5 महीने तो आप जितना खाती हैं उतना ही खाइए, पर यस डेफिनेटली मेक इट अ मोर न्यूट्रिशियस मील, मेक इट मोर प्रोटीन रिच। ज़्यादा उसमें फल सब्जियां, ड्राई फ्रूट, सीड्स, थिंग्स विच आर रिच इन DHA, वैसी कुछ चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए। 5वें महीने के बाद से कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, पर तभी भी यहाँ पे 2 लोगों का खाना नहीं खाना है। थोड़ा सा अपना नॉर्मल, अगर 2 चपाती खाती हैं तो 3 चपाती है, थोड़ा राइस एक्स्ट्रा ले लिया, थोड़ा सा ही आपका, क्योंकि सिर्फ 200 कैलोरीज के आसपास एक दिन में एक्स्ट्रा लगती है, तो उतना ही एक्स्ट्रा खाना है, 2 लोग ज्यादा नहीं खाना। इसी चक्कर में मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब बहुत सारी जो वुमेन्स होती है वो ओबेसिटी की शिकार हो जाती हैं। और सेम चीज ना आफ्टर प्रेगनेंसी भी, फिर कहते हैं बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करना है तो आपको बहुत ज्यादा खाना खाना है। नहीं, वो भी एक मतलब जो इंडिया में घी के लड्डू बना बना के दे दिए जाते हैं। हाँ राइट। फ्रॉम अ डॉक्टर्स और गायनेकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू हम एनकरेज नहीं करते हैं ज्यादा घी देना। हम एनकरेज करते हैं कि आपका मील हो न्यूट्रिशियस और न्यूट्रिएंट से भरा, तो उसमें सभी कुछ इंक्लूडेड होना चाहिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, प्रोटीन्स। तो ये सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस मील इन प्रेगनेंसी एंड इन पोस्टपार्टम पीरियड, कि थोड़ा कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ता है तो थोड़ा डाइटरी इंटेक बढ़ाना है, पर 2 लोगों के लिए नहीं खाना है। ऐसा बोल के तो फिर आपने बहुत सारी मदर इन लॉ की हेडेक कम कर दी, लड्डू बनाने का काम कम करवा दिया आपने तो। और सिड्डू पहले के जमाने में दिए जाते थे, बट आई थिंक उस समय में लोग फिजिकल वर्क भी बहुत ज्यादा करते थे और महिलाओं का रोल सोसाइटी में काफी रेस्ट्रिक्टेड होता था। घर में है, घर के ही कामकाज करने आए, महिला खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती थी, इसीलिए उनके लिए लड्डू बना दी आई थी। क्योंकि वो एक एनर्जी पैकेट है कि तुम काम में बिजी हो या कुछ नहीं खुद के ऊपर देखभाल कर पा रही हो, लड्डू खा लो, इससे काफी कुछ मिल जाएगा। पर आजकल अवेयरनेस ज्यादा है, तो आई थिंक लेडी अपने ऊपर ध्यान दे सकती है और अपना मील अपनी न्याय के अनुसार थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकती है। और ऐसे ही एक और कॉमन मिथ है कि जैसे कि बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं उनको सनलाइट में ले जाओ, उनको धूप दिखाओ। जैसे जब हम लोग छोटे थे तो हमारे यहाँ दादी नानी मतलब ऐसे ही करती थी कि बच्चे जैसे ही पैदा हुए उन्हें धूप में ले जाना, फिर उनकी तेल से मालिश करना, हनी खिलाना। तो एज ए गायनेकोलॉजिस्ट हनी तो बिल्कुल नहीं खिलाना है। हनी पहले 1 साल तक बच्चे को टेस्ट भी नहीं करवाना है। धूप में ले जाने के पीछे मोटिव ये होता है कि जॉन्डिस अवॉइड किया जा सकता है, पर वो ही नेसेसरी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि माँ दूध ठीक से अपने बच्चे को पिलाए। अगर दूध ठीक से पिला रहे हैं तो जॉन्डिस को अवॉइड किया जा सकता है। तो मेरी आप बस एक जनरल वे में एक बता दो कि पोस्ट प्रेगनेंसी कैसे वुमेन्स को अपनी टेक केयर करनी चाहिए या फैमिली वाले कैसे उसकी देखभाल कर सकते हैं। तो किसी भी न्यू बॉर्न बेबी की मदर के लिए ये जरूरी है कि उसकी फैमिली काफी सपोर्टिव हो, हस्बैंड सपोर्टिव हो, उसके घर में जो पेरेंट्स हैं, जो इन लॉज हैं, वो उसका सपोर्ट करें। तो माँ को एनकरेज करना चाहिए कि वो बेबी की फीडिंग के ऊपर फोकस करें। बाकी जो दूसरे काम है, बेबी को सुलाना, डायपर चेंज करना, नैपी चेंज करना, ये सब हस्बैंड कैन टेक चार्ज ऑफ दिस। एंड बेबी को न्यू मदर को भी बहुत जरूरत है उस समय पे स्लीप की और रेस्ट की, क्योंकि जब भी बेबी सोया है तो मॉम कैन स्लीप व्हेन द बेबी स्लीप्स। एंड फैमिली को काफी सपोर्ट देना है ताकि एक मदर अपनी रिकवरी जर्नी में आगे बढ़ सके। सो एक न्यूबॉर्न मदर को अपने मेडिकेशन जो भी डॉक्टर देंगे, आइडियली आयरन एंड कैल्शियम 6 महीने तक लेना है। 6 महीने तक बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना है, ऊपर का कुछ भी मील्स नहीं देना है। और अगर नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो कीगल्स एक्सरसाइज करना जरूरी है। उसके साथ ही साथ न्यूट्रिशियस खाना, प्रोटीन रिच खाना। अगेन आई हैव emphasis on diet so many times I think. तो मयूरी, जैसा कि आजकल सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी इसमें हमेशा से ही एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। बहुत सारे लोग
मतलब मोस्टली यही बोलते हैं कि हमें नॉर्मल डिलीवरी चाहिए और नॉर्मल डिलीवरी बेटर होता है, नॉर्मल डिलीवरी बेटर होता है रादर देन सी सेक्शन। तो इसके बारे में आपका मतलब एज ए गायनेकोलॉजिस्ट आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सी एंड एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं मेरा हमेशा एम रहेगा कि मैं एक हेल्दी बेबी दूँ एक लेडी को। तो मोड ऑफ डिलीवरी इज ऑलवेज सेकेंडरी फॉर मी कि नॉर्मल है या सीजेरियन है। बट दैट बीइंग सेड, मेरा अगर कोई लेडी चाहती कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो, सो आई विल नॉट डू अ सीजेरियन अननेसेसरली, राइट। तो कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। तो अगर कभी भी डॉक्टर को लगता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि या तो बेबी सेफ नहीं है या मदर सेफ नहीं है, एट दैट पॉइंट ओनली दे विल रिकमेंड अ सीजेरियन। अनटिल एंड अनलेस वो नहीं है तो कोई भी नॉर्मल डिलीवरी ही एनकरेज करेगा। ओके। एंड तो आजकल जो सिजेरियन टेक्निक है वो भी पहले जैसा नहीं है, एक कॉमन सर्जरी है और पहले से टेक्निक्स इम्प्रूव हो गई है। तो इवन दो इट इज अ मेजर सर्जरी, बट उतना जो ऑपरेशन के नाम से डरती हैं कुछ कुछ महिलाएं पहले से ही अपने माइंड में एक मोशन बना के आती है कि सिजेरियन तो नहीं चाहिए, फोबिया है। या किसी किसी को नॉर्मल डिलीवरी से भी फोबिया होता है, यू नो, कि मैं तो नॉर्मल नहीं कर पाऊंगी, ये मुझसे नहीं होगा। तो ये पहले से कोई भी नोशन अपने माइंड में ना लेके चलिए, टेक इट इन अ स्टेप वाइज मैनर। एंड लेबर जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है और जैसे जैसे हमें लगता है कि सब कुछ स्मूथली प्रोग्रेस हो रहा है तो डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। सिर्फ पेन अगर एक फैक्टर है तो आजकल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिसे हम पेनलेस लेबर कहते हैं। ओके। तो उसके थ्रू महिला को लेबर पेन फील नहीं होगा और उसका जो लेबर जर्नी है वो काफ़ी इजी और मैनेजेबल हो जाएगा। तो अगर कोई महिला नॉर्मल डिलीवरी के लिए काफ़ी उत्सुक है लेकिन पेन से डर रही है, शी कैन गो फॉर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। चलो वो लेकर नॉर्मल डिलीवरी इजीली हो सके, इजीली कर सकते हो। भी नॉर्मल डिलीवरी में भी पेन ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल पेन नहीं होगा, लेकिन 80% जो आपका एक लेबर का ड्यूरेशन है उसका पेन कट डाउन कर किया जा सकता है। दिस इज न्यू फॉर मी ऑल्सो। तो मेरी अब हम लोग एक रैपिड फायर खेलते हैं। हाँ ठीक है। पीसीओडी के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वॉकिंग? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। पीरियड्स की क्रेविंग डार्क चॉकलेट या फल? फल। व्हाइट डिस्चार्ज या व्हाइट डिस्चार्ज नॉर्मल या इन्फेक्शन? थोड़ा व्हाइट डिस्चार्ज इज नॉर्मल, लेकिन अगर व्हाइट डिस्चार्ज के साथ में इचिंग है या कोई बैड ओडर है या बार बार रिपीटेडली हो रहा है या बहुत ज्यादा है क्वांटिटी में तो एबनॉर्मल है। पीरियड्स में पेन किलर लेना सेफ है या नहीं? एक या दो पेन किलर आपके टोटल पीरियड में नॉर्मल है, लेकिन डेली 2 या 3 से ज्यादा पेन किलर लेना या आपको अपने काम से छुट्टी लेना पड़ रहा है तो है नॉर्मल। ओके। नागपुर का सावजी खाना या बैंगलोर का डोसा? बैंगलोर का डोसा। महिलाओं के लिए नंबर 1 सुपर फूड? सीड्स। ओके। काजल या काला टीका? काला टीका। काम करने वाली महिलाओं के लिए 1 हेल्थ टिप? खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए वॉक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप और कुछ नहीं कर पा रही हैं कम से कम हर मील के बाद 10 मिनट के लिए वॉक कर लीजिए। मेरी जी आपने बहुत अच्छे से रैपिड फायर खेला। तो मेरी हमने इतनी सारी डिस्कशन किया, हमने इतनी सारे प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया और जो बहुत ही हेल्पफुल है अंदर कॉमन लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जाएगी। और जैसा कि हमें पता है कि आपकी 2 इयर्स की बेबी है आप एक सोलफुल मॉम हो, आप एज ए डॉक्टर और फैमिली सब चीज़ों को बैलेंस करना, सबको मैनेज करना, और आपने इतने सारे हेल्थ टिप्स दिए तो कि आप खुद फॉलो करती हो? ये सबसे आपने एक बाउंसर क्वेश्चन दिया है मुझे, जो मैं इतना बोलती हूँ, मैं हर पेशेंट को 10 मिनट लेके एक्सप्लेन करती हूँ, पर यस प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो। तो मैं खुद बीइंग अ डॉक्टर मैं टाइम पे खा नहीं पाती हूँ, और जो मैं चाहती हूँ कि मैं यंग गर्ल्स के लिए करूँ, यू नो, कि यंग गर्ल्स को मैं जब जंक फूड खाते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत चिढ़ मचती है। मैं घर में जब चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को हेल्दी नरिशमेंट दूँ या मैं उसे शक्कर नहीं दूँ, लेकिन दादी का या नानी का मन हो जाता है कि नहीं बच्चा है थोड़ा सा मीठा चख ले, तो क्या हो जाता है। तो देख के लगता है कि मैं जो दिन भर खुद एडवाइस दे रही हूँ अगर खुद फॉलो नहीं कर पा रही हूँ तो काफ़ी चैलेंजिंग है। लेकिन मुझे लगता है कि विथ अवेयरनेस अगर हम मी माई सेल्फ एंड इफ आई एम एबल टू हेल्प द कम्युनिटी तो वी कैन एनविजन फ्यूचर हेल्दियर वुमेन इन द कंट्री। ओह वेरी नाइस। तो मेरी जैसे कि आपकी बेटी है 2 साल की और आपके साथ आपके लॉज भी रहते हैं, और जैसा कि आपने बताया तो बीइंग एज ए डॉक्टर
और जो हमारे दादी नानी हैं तो हमारा तो मतलब खूब घी खाओ, शक्कर खाओ, हलवा खाओ, पुआ खाओ, मतलब ये हमारा जो मतलब भोजन है, कल्चर है खाने पीने का। तो इसको लेके कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है? काफी कॉन्फ्लिक्ट होता है। वो हाँ, मैं खुद घर में ज्यादा, लेकिन ठीक है, अगर हम बाहर का कुछ अनहेल्दी खा रहे हैं तो उससे तो बेटर है कि कभी कुछ क्रेविंग हो रही है तो घर पे ही बना के खा ले। दैट इज एनी डे प्रेफरेबल जो हम बाहर का अनहेल्दी खा रहे हैं उससे। अच्छा। और हाँ, बिना मेरे हस्बैंड के और बिना मेरी मदर इन लॉ के सपोर्ट के एक छोटी बच्ची के साथ इतना बिजी करियर मेंटेन करना वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। तो मैं थैंक्स कहती हूँ अपने हस्बैंड और अपनी मदर इन लॉ को जो इतनी चीजें हैंडल कर लेते हैं और मैं स्ट्रेस फ्री होके काम कर पाती हूँ। राइट। तो डॉक्टर मयूरी, आप ना जैसे बीइंग एज ए, यहाँ पे मैं एज ए डॉक्टर आपसे नहीं बात कर रही हूँ, बीइंग एज ए वुमेन, जैसे आप वर्किंग हो, फैमिली के साथ रहती हो, तो आप नॉर्मल आप क्या मैसेज देना चाहोगी कि आपको किस तरह का फैमिली का सपोर्ट मिलता है और एक फैमिली का सपोर्ट कितना जरूरी होता है एक वुमेन्स की लाइफ में उसको आगे बढ़ने में, और ये कितना हेल्पफुल होता है, इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहोगी? अभी हमारे देश में वुमन इज एट पार विथ मैन। तो अभी कोई महिला कोई मैन आदमी से पीछे नहीं रह गई है। तो हमारी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन अभी भी कहीं ना कहीं वहीं अटकी है। ये महिला है तो इसी का काम है कि घर की सारी देख रेख करना। तो मेरा एक सोसाइटी से ये एक रिक्वेस्ट है कि जब महिला भी बाहर जाके सेम काम कर रहे हैं जो एक आदमी कर रहा है, तो आदमियों ने भी घर के कामकाज में उतनी ही हाथ बटाना चाहिए जितना कि एक महिला करती है। तो उस तरीके से एक घर अच्छे से चल सकता है दोनों के साथ। जो मेरे घर में थैंकफुली टू गॉड एंड आई एम लकी कि मुझे काफी सपोर्ट मिलता है अपने हस्बैंड से और अपने इन लॉज से, जो काफी चीजें देख लेते हैं जिसकी वजह से मैं काम कर पाती हूँ। राइट, बहुत ही अच्छी बात कही आपने, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना फैमिली के सपोर्ट के, चाहे एक डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या कोई भी प्रोफेशन हो, एक महिला के लिए घर की देखरेख के साथ काम काज कर पाना काफी मुश्किल है। राइट, बिल्कुल सही कहा। और इन सब में एट द एंड एक लेडी अपनी ही हेल्थ को इग्नोर करती है। तो अगर हमें 30 मिनट्स अगर एक्सरसाइज भी करना है तो हमें लगता है कि नहीं, बच्चा है, बच्चे की स्कूल का टिफिन है, की पढ़ाई, हस्बैंड का खाना, मदर इन लॉ का खाना, उन सब में एक लेडी एक 30 मिनट्स खुद की बॉडी को भी डिवोट नहीं कर पाती है। तो ये एक काफी सैड सिचुएशन है जिसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। और मतलब मैं एक बात कहना चाहूंगी कि बीइंग, मतलब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जब हमारे साथ बड़े रहते हैं, इन लॉज रहते हैं, या और भी दूसरे मतलब जो नानी नाना जो भी कह लो, जो भी बड़े लोग रहते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आप खुद के ऊपर भी ध्यान दे पाते हो। और अगर आप नहीं दे पा रहे हो, जैसे आपकी इतनी बिजी लाइफ है, बट आई एम डैम श्योर कि अगर आप जब घर पे आते होगे तो आपको 10 बार कहा जाता होगा ये खा लो वो खा लो। तो मतलब एक तरह से एक सपोर्ट मिलता है, और ना चाहते भी मतलब उसमें आप खुद के भी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे पाते हो, या फिर कोई है जो आपकी टेक केयर के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मतलब दिस इज द बेनिफिट ऑफ लाइक लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली। तो बहुत ही अच्छे से बताया डॉक्टर मयूरी। अब लास्ट में आप एक मैसेज जो सोसाइटी को देना चाहोगे, कम्युनिटी को देना चाहोगे? तो मैं लेडीज को ये मैसेज देना चाहूंगी कि अपनी बॉडी को सुनिए, आपकी बॉडी जो आपसे कहना चाहती है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर कुछ भी एबनॉर्मल लग रहा है तो डॉक्टर से मिलने में संकोच मत कीजिए। रेगुलर साल में एक बार चेकअप करवाते रहिए। जो वैक्सीनेशंस और जो मैंने हाइजीन रिलेटेड पॉइंट्स बताए हैं उसे प्लीज़ फॉलो कीजिए। और अपने आप पर ध्यान देना, अपनी फैमिली के साथ साथ। इसे सेल्फिश होना नहीं कहते हैं। आप जब खुद स्वस्थ रहेंगे तभी अपने परिवार की देखभाल भी कर पाएंगे। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर मयूरी, आपने इतना अच्छा मैसेज हमारी सोसाइटी और कम्युनिटी के लिए दिया, और आपने इतनी सारी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। ये आई थिंक कि हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। अब हमारे सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। आज की बातों से एक बात साफ है कि आपका शरीर आपसे बातें करता है, बस उसे सुनना शुरू कीजिए। आपकी छोटी सी सावधानी ही आपकी बड़ी जीत है। याद रखिए, आपकी सेहत ही आपकी असली जमा पूंजी है। डॉक्टर मयूरी, थैंक यू सो मच
आपने आज उन टॉपिक्स पर बात की जिन्हें अक्सर टाल दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की लाइफ बदल सकता है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सीरियस टॉपिक पर अनफिल्टर्ड सच लेकर आते रहें तो अभी सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और बेल आइकन को हिट करिए। एक सवाल आपके लिए, आज के इस पॉडकास्ट से आपने कौन सी एक बात सीखी जो आप आज से ही अप्लाई करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड स्टे सोलफुल। थैंक यू सो मच।